गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर जिसका नाम मनी बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड है के अंतर्गत आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, जिसमें आज हम लोग जो है फिशर के दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, अर्थात फिशर के मुद्रा का जो परिमाण का सिद्धांत है वह क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये सिद्धांत बहुत ही ये आपका जो है ये पुराना सिद्धांत है और कई अर्थशास्त्रियों का इसमें योगदान रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस सिद्धांत का जो साइंटिफिक एक्सप्लेन वैज्ञानिक व्याख्या या कह लीजिए कि सबसे प्रचलित जो दृष्टिकोण है वो किसका रहा है, किसने दिया, तो वो रहा है प्रोफेसर इरविंग फिशर का। मैं आपको बताऊं कि प्रोफेसर इरविंग फिशर, ये इनका पूरा नाम है। वैसे हम प्रोफेसर फिशर के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है इनकी पुस्तक आई थी एक 1911 ईस्वी में, 1911 में, 1911 ईस्वी में एक इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, 1911 ईस्वी में। इस पुस्तक में प्रोफेसर फिशर ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या व्यावसायिक दृष्टिकोण से की थी। ठीक ना, इसकी जो व्याख्या है, मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, इसकी जो व्याख्या इन्होंने की थी, जिस अप्रोच से की थी, जिस दृष्टिकोण से की थी, उसका नाम क्या है, व्यावसायिक दृष्टिकोण। व्यावसायिक दृष्टिकोण या इसी को जो है बोलते हैं मुद्रा का लेन देन दृष्टिकोण। इसी को बोलते हैं हम मुद्रा या नकद कह लीजिए, नकद लेन देन, नकद लेन देन का दृष्टिकोण, या केवल दृष्टिकोण आप लिखेंगे। तो आप देखिए कि व्यावसायिक दृष्टिकोण अथवा नकद लेन देन का दृष्टिकोण, ये जो है किसने दिया, प्रोफेसर फिशर ने दिया। कब दिया, 1911 में। किस पुस्तक में, ये जो है इनकी 1911 में प्रसिद्ध पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा का क्रय शक्ति। इस पुस्तक में जो है इन्होंने क्या किया कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को, इसकी व्याख्या की व्यावसायिक दृष्टिकोण से या नकद लेन देन दृष्टिकोण से। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत को हम फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत भी बोलते हैं। फिशर द्वारा जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया गया, इसको हम फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत बोलते हैं, या फिर फिशर का व्यावसायिक दृष्टिकोण, मुद्रा का व्यावसायिक दृष्टिकोण या मुद्रा का नकद लेन देन का दृष्टिकोण। ये सब आपका जो है एग्ज़ाम में यदि पूछता है या कोई आपसे पूछता है कि
नकद लेन देन दृष्टिकोण मुद्रा का ये किसका है, तो फिशर का है। या मुद्रा का जो व्यावसायिक दृष्टिकोण है ये किसका है, तो फिशर का है। तो मतलब ये सारे दृष्टिकोण किसकी व्याख्या करते हैं, ये जो है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में जो है दो तरह के जो है दृष्टिकोणों का हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला तो हम फिशर का अध्ययन करेंगे, है ना, व्यावसायिक दृष्टिकोण। आगे इसके बाद जो है हम लोग अध्ययन करेंगे कैम्ब्रिज दृष्टिकोण। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा जो है मुद्रा के परिमाण का सिद्धांत का जो है व्याख्या किया गया, जिसको कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के नाम जानते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में, आज के क्लास में हम लोग जो है फिशर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, जिसको हम व्यावसायिक दृष्टिकोण या मुद्रा परिमाण का व्यावसायिक दृष्टिकोण या मुद्रा परिमाण का नकद लेन देन दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। आइए अब शुरू करते हैं मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की, इसके बारे में, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये बताता है कि मुद्रा का जो परिमाण होता है, मुद्रा का परिमाण, मुद्रा का परिमाण, देखिए परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा। परिमाण को हम मात्रा बोलते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मनी। मुद्रा का जो परिमाण है, जिसको यदि हम यम से दर्शाएं या आप क्यू से दर्शा सकते हैं, क्यू क्वांटिटी ऑफ मनी, या केवल यम से, तो मुद्रा की जो मात्रा होती है इस सिद्धांत के अनुसार ये जो है कीमत स्तर, यहाँ पर जिस कीमत स्तर की हम बात करेंगे, सामान्य कीमत स्तर की बात करेंगे, हम जनरल प्राइस की बात करेंगे, ठीक है। कीमत स्तर का मतलब सामान्य कीमत स्तर, किसी व्यक्ति का, किसी जो है व्यक्ति का जो है वस्तु या सेवा की कीमत की बात नहीं की जाएगी, सामान्य कीमत की बात की जाएगी, ठीक है। तो सामान्य कीमत जो है कीमत स्तर, जिसको हम पी कह सकते हैं, और मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी, जिसको आप वी या वी बराबर 1/, आपने पढ़ा था वी बराबर 1/P। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मुद्रा का मूल्य, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में कैसा संबंध होता है, तो V = 1/P होता है। तो मुद्रा के मूल्य को आप 1/P भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो 1/P मतलब P का जो है आपका इन्वर्स, कीमत स्तर का जो इन्वर्स होगा वो क्या कहलाता है, मुद्रा का मूल्य कहलाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है जो सामान्य कीमत स्तर होता है और जो मुद्रा का मूल्य होता है, ये किसके द्वारा प्रभावित होता है, किसके द्वारा निर्धारित होता है, ये मुद्रा की मात्रा के द्वारा निर्धारित होती है, ये मुद्रा के परिमाण के द्वारा निर्धारित होती है, क्वांटिटी ऑफ मनी के द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों को जो है कौन प्रभाव डालता है, ये मुद्रा का परिमाण डालता है। यही सिद्धांत का मतलब है, ठीक है। और इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए जो है प्रोफेसर फिशर, इरविंग फिशर ने क्या कहा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि अन्य बातें समान रहने पर जब चलन में, यहाँ पर यम फॉर आपका क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा, यहाँ एरो ऊपर का मतलब बढ़ना, वृद्धि है। जब चलन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है या उसको बढ़ाई जाती है, बढ़ती है, तब क्या होता है, P फॉर प्राइस लेवल है, कीमत स्तर। तो कीमत स्तर भी क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है। मुद्रा की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, कीमत प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है, तथा 1/P क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 1/P मतलब क्या है, 1/P मतलब मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है अन्य बातें समान रहने पर। अब ये अन्य बातें समान रहने पर क्या होता है, इसके बारे में मैं बार बार आपसे चर्चा किया कि अन्य बातें समान का मतलब ये है कि कुछ कंडीशंस हैं, है ना, कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं, जिसके दिए होने पर ही ये सिद्धांत जो है लागू होता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब ये अजम्पशंस क्या हैं, ये मान्यताएं क्या हैं, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है, कि कौन सी मान्यताएं हैं। इसलिए जो है उन मान्यताओं को दिए रहने पर ही जो है ये आपका दृष्टिकोण या इस सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है फिशर के द्वारा, है ना। तो उसी को बोलते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, ठीक है, यानी जो मान्यताएं होंगी उसके दिए रहने पर।
क्या होगा, क्या कह रहा है कि जब चलन में, इकोनॉमी में जो भी चलन का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में जो मुद्रा क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है ना, जो चल रही है ना, जो चलन में है, जितनी मुद्रा क्या है चलन में है, तो चलन में मुद्रा की यहाँ पे बात की जाती है। तो जब चलन में जो है मुद्रा की मात्रा को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। जब चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कीमत स्तर भी क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनके अनुसार मुद्रा का परिमाण और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें जैसे जैसे वृद्धि होगी तो इसमें भी वृद्धि होगी। अच्छा, प्रत्यक्ष संबंध तो होता ही है, लेकिन प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध का मतलब ये है, प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि जिस अनुपात में इसमें वृद्धि होगी उसी अनुपात में इसमें भी वृद्धि होगी। जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी उसी अनुपात में जो है मुद्रा के सामान्य कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। यानी प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है। और दूसरी ओर क्या कहते हैं, दूसरी ओर कहते हैं कि ये तो सीधा सीधा बढ़ जाता है, इसके बढ़ने से सीधा सीधा बढ़ जाता है, यानी इसके साथ इसका सीधा संबंध होता है, जबकि इसके साथ जो है इसका क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। अर्थात इसके बढ़ने से ये तो प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है, लेकिन ये क्या होता है, ये घट जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब है कि मुद्रा के मूल्य के साथ मुद्रा की मात्रा का जो है संबंध जो होता है वो कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा संबंध है। ठीक है। तो दो बातें निकल कर आ रही है कि कीमत स्तर से जो है इसकी मात्रा, मुद्रा की मात्रा का जो संबंध है वो सीधा सीधा है, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि मुद्रा का परिमाण जो है इसको प्रभावित करता है, मुद्रा का परिमाण इसको निर्धारित करता है, न कि ये सारे जो है, जो दोनों तत्व दिख रहे हैं आपको, ये इसको प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि ये इसको प्रभावित करता है। इस सिद्धांत का मतलब ये है कि मुद्रा का परिमाण जो है कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करता है, प्रभावित करता है, न कि कीमत स्तर और मुद्रा का मूल्य इसको प्रभावित करता है। ठीक है। आगे हम इस पर और भी अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल इतना समझना है कि मुद्रा का जो परिमाण है उसका कीमत स्तर से सीधा संबंध होता है, जबकि मुद्रा के मूल्य से कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। इसी को जो है प्रोफेसर टॉजिंग ने क्या किया कि इसी को जो है और भी एक्सप्लेन कर दिया। इसी को और भी क्या एक्सप्लेन किया कि अन्य बातें समान रहने पर मुद्रा का जो परिमाण होता है, मुद्रा के परिमाण को दुगुना कर दिया जाए। अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा के परिमाण को, यानी इसको, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन दोनों को प्रभावित कर रहा है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, सीधा संबंध। इसके साथ उल्टा संबंध, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यही बात कर रहे हैं प्रोफेसर फिशर। इसी को इन्होंने क्या किया, और भी इसको जो है और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, और क्लियर समझ लीजिए एक प्रकार से एग्जाम्पल के द्वारा, इसी को एग्जाम्पल के द्वारा इन्होंने समझा दिया अपने जो है डेफिनेशन में, परिभाषा में। क्या कहा इन्होंने कि यदि अन्य बातें समान रहती है तो मुद्रा का जो परिमाण होता है, यदि इसको दोगुना कर दिया जाए, है ना, दुगुना करने से क्या होगा कि जो प्राइस लेवल है, कीमत स्तर, ये भी क्या हो जाएगी, दुगुना हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगी, दुगुना। यानी ये आप दो गुना करेंगे तो प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है। तथा आपका कीमत स्तर क्या हो जाएगा, ये चूंकि उल्टा संबंध होता है, जब इसको दुगुना करेंगे तो आनुपातिक रूप में ही इसमें जो है उल्टा संबंध होता है, ये पीछे की तरफ हो जाता है। अर्थात ये आधा हो जाएगा। पहले एक था, है ना, एक था तो एक से पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये उसी अनुपात में ये आधा हो जाता है।
ठीक है। इसमें इसको दुगना करने पर ये दुगना हो जाएगा क्योंकि प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध होता है, जबकि ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, 1/p होता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये 2 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, नहीं आधा हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात, यहाँ पर अन्य, इन्होंने इसको और एक्सप्लेन किया, तथा अन्य बातें समान रहने पर, फिर इन्होंने कहा अन्य बातें समान रहने पर यदि इसी का विलोम, इसी का उल्टा, यदि मुद्रा का जो परिमाण है इसको आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आधा, 1/2, हाफ कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में अब आप स्वयं बताइए कि प्राइस लेवल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि प्राइस लेवल भी क्या होगा, जैसे ये बढ़ता है उसी अनुपात में ये भी बढ़ता है। जब ये आधा होगा तो प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये भी प्राइस लेवल भी आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा मतलब 1/2। तथा 1/p यानी v, वैल्यू ऑफ मनी, क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए कैसे हो जाएगा। चूंकि मैंने कहा कि यम कितना हुआ, आधा मतलब 1/2, तो p कितना हो गया, ये भी 1/2 हो गया। यही आधा का मतलब होता है ना। तो ऐसी स्थिति में 1/p क्या हो जाएगा, 1/p ही तो क्या है, यही तो वैल्यू ऑफ मनी है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/p का मान कितना है, 1/2 है। तो 1/2 आप करिए, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, अंश में चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2/1 का मतलब 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1/p क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। क्लियर। पहले वाले में आप देखिए, हमने कहा यम को हमने क्या किया, यम को दुगुना किया तो p भी क्या हो गया, दुगुना हो गया। तो 1/p क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए, p का मान कितना है, 2, तो क्या हो गया, आधा हो गया। तो यम के दुगुना करने पर p भी दुगुना हो जाएगा, तथा 1/p अर्थात वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तथा अन्य बातें समान रहने पर यदि, इसी का उल्टा हम चलेंगे कि यदि यम को आधा कर दिया जाए तो p भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तथा 1/p अर्थात मुद्रा का मूल्य क्या होगा, ये दोगुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोगुना हो गया ना, दोगुना हो जाएगा। ये बात जो है एक प्रकार से प्रोफेसर टॉजिंग ने जो है इसको डेफिनेशन के रूप में, एक प्रकार से कर लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में, इन्हीं के बात को जो फिशर ने कहा है ना, इसी बात को इन्होंने भी तो यही कहा कि अन्य बातें समान रहने पर चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर, मुद्रा की मात्रा अर्थात मुद्रा का परिमाण बढ़ने पर क्या होगा, p यानी कीमत स्तर प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है। ये प्रत्यक्ष अनुपात में ही तो बढ़ रहा है, ये दूना हुआ तो ये भी दूना हो गया, प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ रहा है। जबकि 1/p अर्थात वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाता है, ये घट जाता है। देखिए ये दूना हो रहा है, दूना हो रहा है, जबकि ये आधा हो जा रहा है, मतलब पहले से क्या हो गया, घट गया, कम हो गया। वही चीज़ इन्होंने बताया, इसी को इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो इसको देखने पर जो है, ये बातें जो है जो प्रोफेसर फिशर या टॉजिंग ने कहा, इसको देखने पर मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में 2 बातें सामने निष्कर्ष के रूप में निकल कर आ रही हैं। क्या निकल कर आ रही है, 2 बातें निष्कर्ष के रूप में निकल के आ रही है। क्या आ रही निकल के, देखिए पहली बात आ रही है कि जो मुद्रा का परिमाण होता है, अर्थात यम कह लीजिए चाहे क्यू कह लीजिए, आप यम से दर्शाइए या क्यू से दर्शा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यम जो है ये, इसका जो संबंध है p के साथ ना, यम का जो है p के साथ जो संबंध है, यम का p के साथ जो संबंध है, तथा p में जो संबंध है कैसा है, प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध है। ठीक, प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध है। दूसरी बात, यम का p से संबंध बताया गया और यम का 1/p से भी संबंध बताया गया, यानी मुद्रा के मूल्य से यम तथा 1/p में, इसमें भी संबंध निकल के सामने आ रहा है। क्या निकल कर सामने आ रहा है, यम तथा 1/p में जो संबंध है
वो कैसा है, ये विपरीत संबंध है, इन्वर्स रिलेशन है, विपरीत, लेकिन इसको भी आप आनुपातिक बोल सकते हैं, आनुपातिक संबंध। विपरीत आनुपातिक संबंध है यम और 1/p में। आनुपातिक इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि जिस अनुपात में इसमें वृद्धि हो रही है, जिस अनुपात में इसमें वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रही है, उसी अनुपात में कमी हो रही है। ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा कम हो रहा है, कम होना भी क्या होता है, थोड़ा सा कम हो गया, ज़्यादा कम हो गया, ऐसा नहीं, उसी अनुपात में कम हो रहा है, इसीलिए आनुपातिक बोलते हैं। जो कमी हो रही है वो क्या हो रही है, आनुपातिक हो रही है, या वृद्धि हो रही है तो कैसी हो रही है, आनुपातिक वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में कमी हो रही है, तो इसका मतलब उल्टा तो संबंध है लेकिन आनुपातिक है, इसी बोलते हैं विपरीत आनुपातिक संबंध। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। पूरे सिद्धांत का मतलब है ना, दोनों के बीच संबंध है, यानी मैंने आपको पहले बता दिया ये सिद्धांत क्या बताता है। ये सिद्धांत जो है बताता है कि मुद्रा का परिमाण जो है इन दोनों को प्रभावित करता है, इन दोनों को निर्धारित करता है, अर्थात कीमत स्तर बोले तो सामान्य कीमत स्तर तथा मुद्रा का मूल्य, इन दोनों को जो कौन निर्धारित करता है, ये मुद्रा का परिमाण या मुद्रा की मात्रा। इसका मतलब है कि इसका इन दोनों से क्या होगा, संबंध होगा। तो दोनों संबंध होगा तो दो निष्कर्ष सामने आया, आपने देखा परिभाषा को, इन दोनों परिभाषाओं को देखा तो आपको निष्कर्ष क्या निकला कि इन दोनों में जो है किस तरह का संबंध होता है। अब इसी बात को जो है आगे प्रोफेसर फिशर ने जो है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को जो है व्याख्या करने के लिए, इसको व्याख्या जो है इन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत किया और उस समीकरण के द्वारा जो है इस सिद्धांत की व्याख्या की। तो आइए हम फिशर द्वारा जो समीकरण दिया गया मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की, हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि फिशर ने जो समीकरण दिया मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या में, फिशर के उस समीकरण को हम विनिमय समीकरण भी बोलते हैं। इनका जो समीकरण जो इन्होंने दिया उसका नाम विनिमय समीकरण नाम दिया गया। और इनका जो समीकरण था वो क्या था, PT बराबर mv, PT बराबर mv, ये इनका समीकरण था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mv बराबर PT, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है, तो PT बराबर mv लिखिए चाहे mv बराबर PT लिखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हम आपको बताएं कि ये P क्या है, जहाँ P क्या है, P है सामान्य कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर। आप कीमत स्तर लिखिए या सामान्य कीमत स्तर, क्योंकि ये जनरल प्राइस लेवल से ही संबंधित है। ठीक है, तो सामान्य कीमत स्तर है P। ठीक है, T क्या है, T है आपका ट्रांजैक्शन है, टोटल ट्रांजैक्शन जो आप लेन देन कर रहे हैं, है ना, जो लेन देन किया जा रहा है ना, वस्तुओं सेवाओं का, तो आप इसको बोल सकते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा, है ना, जो हमारा विनिमय है, जो हमारा व्यवसाय है, ट्रेड है, वस्तुओं सेवाओं की जो मात्रा है ना, उसको हम किस में दर्शाया गया है, किस में दर्शाया गया है, यहाँ पे संकेताक्षर क्या है, T है, T से दर्शाया गया है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन है वो T से दर्शाया गया है। ठीक है, और मैं आगे आपको बता दूं कि यहाँ पर जो M है, M क्या है, M क्या है, M जो है यही है मुद्रा का परिमाण। M क्या है, मुद्रा का परिमाण या मुद्रा की मात्रा। चलन में कुल जो मुद्रा है, कितनी मुद्रा चलन में है उसकी मात्रा,
वही क्या है, यम है ना। तो आप लिख सकते हैं यम बराबर चलन में मुद्रा की मात्रा, है ना। चलन में मुद्रा या करेंसी भी आप बोल सकते हैं, करेंसी की मात्रा, अर्थात जो भी करेंसी मतलब नोट सिक्के, नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं हम, करेंसी कहते हैं। तो चलन में जो भी नोट सिक्के हैं, है ना, उसकी कुल मात्रा क्या कहलाती है, यम। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, यही मुद्रा की कुल मात्रा या मुद्रा की जो मात्रा, ये क्या है, ये मुद्रा का परिमाण, यही मुद्रा का परिमाण है, क्वांटिटी ऑफ मनी, है ना। यही क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी है, मुद्रा का परिमाण या मुद्रा की मात्रा, ठीक है। या इसको आप क्या कह सकते हैं, चलन में मुद्रा या करेंसी की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें वी जो है, वी क्या है, वी है आपका चलन वेग। क्या है ये, चलन वेग बोलते हैं इसको, चलन वेग, या कह लीजिए कि किसका चलन वेग है, ये जो चलन में मुद्रा है, जो चलन में मुद्रा है इसी का क्या है, वेग है। तो आप बोल सकते हैं चलन मुद्रा, चलन मुद्रा का वेग लिखिए, चाहे चलन मुद्रा का चलन वेग, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, चलन वेग, ठीक ना, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, चलन वेग, या आप कह लीजिए चलन में जो मुद्रा है या चलन मुद्रा है उसका जो है चलन वेग, ठीक है। आइए इसी को हम थोड़ा और अच्छे से, ये तो मैंने आपको बताया कि ये इनका समीकरण है ना, और इसको जो है यहाँ पर P क्या है, T क्या है, यम क्या है, V क्या है, इसके बारे में हमने देखा, ठीक है। आइए हम इन दोनों के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि P क्या है, प्राइस, सामान्य कीमत, T क्या है, वस्तुओं सेवाओं की मात्रा है। तो वस्तुओं सेवाओं की कुल कितनी मात्रा है और उसकी कीमत क्या है, एक सामान्य प्राइस क्या है। मान लीजिए कि कुल जो वस्तुएं हैं, मान लीजिए दो वस्तुएं की हम बात कर लें, सपोज एग्जाम्पल के रूप में, है ना। मान लीजिए कि हमने जो है दो मोबाइल है, मार्केट में कितनी मोबाइल है, कुल दो मोबाइल है कुल, यानी T कितना हो गया, 2 हो गया। यदि मोबाइल 2 है तो T कितना हो जाएगा, 2, यानी वस्तुएं सेवाएं कितनी हो गई, 2। और सामान्य कीमत, मान लीजिए सामान्य कीमत 6,000 है, कितना है, मान लीजिए 6,000 है। तो 6,000 क्या है, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया क्या है, सामान्य कीमत। तो 6,000 रुपया सामान्य कीमत, मतलब ये हुआ कि एक जो वस्तु होगी उसकी जो कीमत होगी वो सामान्यतः जनरली जो है 6,000 होगी। तो एक वस्तु की कीमत 6,000 हुई तो दोनों वस्तु में कितना हो जाएगा, P इंटू टी, ये कुल कितने रुपए की ज़रूरत है। यदि हमको 2 मोबाइल लेनी है, मार्केट से हमको 2 मोबाइल लेनी है तो हमको जो है कितने मुद्रा की आवश्यकता होगी, तो कितने मुद्रा की आवश्यकता होगी। तो आप देखिए यहाँ पे 6,000 गुणते 2 बराबर 6,000, एक जीरो और रहेगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 12,000। यदि हमको 2 मोबाइल चाहिए तो 2 मोबाइल के लिए हमको कितने मुद्रा की आवश्यकता है, कितने रुपए की आवश्यकता है, 2,000 रुपये की आवश्यकता है। तो जो 2,000 रुपया है, 2,000 रुपये की जो आवश्यकता है, मतलब 2,000 रुपये का क्या है, ये डिमांड, मुद्रा का क्या है, मांग। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कितने मुद्रा की आवश्यकता है, तो 2,000 रुपये की आवश्यकता, 12,000 रुपये की आवश्यकता है। तो 12,000 रुपया क्या है, ये डिमांड हो गया, मुद्रा का मांग हो गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पीटी क्या कर रहा है, पीटी को आप बोल सकते हैं मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग। ये मुद्रा की मांग को बता रहा है, कितनी मुद्रा चाहिए, वस्तु कितना है, कितनी वस्तुएं हैं, वस्तु सेवाएं कितनी हैं। तो हमने माना है कि 2 वस्तुएं हैं, सामान्य कीमत स्तर कितना है, 6,000 है। तो कितने मुद्रा की ज़रूरत है, मुद्रा की डिमांड कितनी है,
तो 12,000, 6 दूना 12,000 रुपये की डिमांड है, यानी मुद्रा की मांग कितने की है? 12,000 रुपये की है। तो पीटी क्या हुआ? ये मुद्रा की मांग हो गई। अब मुद्रा की मांग किस लिए किया जाता है? ये लेन देन के लिए किया जाता है, व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिए किया जाता है ना? क्योंकि आपने देखा ना कि क्या है, ये फिशर का दृष्टिकोण क्या है? व्यावसायिक दृष्टिकोण है, लेन देन का दृष्टिकोण है। तो लेन देन के लिए किया जाता है ना। तो मुद्रा जो मांग है, जो डिमांड है, वो किसके लिए किया जाता है? लेन देन के लिए किया जाता है। तो डिमांड मुद्रा की मांग कितने की जाएगी? यहाँ पे मुद्रा की मांग हो रही है कुल 12,000 रुपये की। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यम क्या है? यम आपका जो है यही क्या है? क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा। चलन में कुल कितनी मात्रा है मुद्रा की? मुद्रा की कुल कितनी मात्रा है चलन में? यही क्या है? मुद्रा की मात्रा। मान लीजिए कुल 3,000 रुपये चलन में है। कितना है? ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। 3,000 रुपये मान लीजिए चलन में मुद्रा है। अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जो चलन में मुद्रा है, करेंसी है, नोट है, वो कुल कितना है? उसकी मात्रा कुल कितनी है? 3,000 रुपये है। ठीक है। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, चलन वेग। चलन वेग क्या होता है? चलन वेग का मतलब ये है कि जैसे मुद्रा क्या होता है? मुद्रा में भी मोशन होता है, गति होती है, ये भी चलता है। मुद्रा भी क्या करता है? ये भी चलता है। जब चलेगा कोई भी वस्तु, जब चलती है, मोशन करती है, गति करती है, तो उसका एक वेलोसिटी होती है, वेग होता है, किस वेग से गति कर रही है। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा में भी चलन का गुण पाया जाता है, वो भी चलती है। तो जब चलती है तो उसमें क्या होगा? उसमें उसका एक जो है वेग होगा, वेलोसिटी होगा, सर्कुलेशन का वेलोसिटी होगा। तो मुद्रा की जो वेलोसिटी है, जिस वेग से वो चलता है, उसी को हम चलन वेग कहते हैं। या इसको हम और अच्छे से परिभाषित करना चाहें तो एक निश्चित समय में कोई मुद्रा एक हाथ से कितने हाथों में जाती है, वही क्या हुआ? वही जो है चलन वेग हो गया। जैसे 10 रुपया, ये 10 रुपये का नोट है। ठीक है, 10 रुपये का नोट जो है, मैं 10 रुपये का नोट लेकर गया फुल्की खाने के लिए। 10 रुपये का जो है फुल्की खाया मैं। जब 10 रुपये का मैंने फुल्की खाया तो इसका मतलब है 10 रुपया मैंने फुल्की वाले को दिया। ठीक है, फिर वो फुल्की वाला क्या किया? उस 10 रुपये को, अभी हमारे हाथ से फुल्की वाले के हाथ में गया है ना, ए से बी हाथ में गया। अब फुल्की वाला क्या किया? इसको मान लीजिए सब्जी वाले को दे दिया, उसको टमाटर वमाटर वगैरह ख़रीदनी है, सब्जी वाले को दे दिया। ठीक है, सब्जी वाला क्या किया? सब्जी वाला जो है राशन की दुकान पे दे दिया 10 रुपये। कहाँ दे दिया? राशन की दुकान पे दे दिया। तो इस प्रकार से देखा जाए कि एक निश्चित समय में जो है ये 10 रुपये का नोट एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ में तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ में कितनी स्पीड, कितनी गति से वो चल रहा है ना। वह एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी तेज़ी से जा रहा है, या एक निश्चित समय वो कितने हाथों में जाया, कितने हाथों में गया, उसी को कहते हैं चलन वेग। मान लीजिए एक निश्चित समय में ये 4 हाथों में गया, 4 बार उसका जो है ट्रांजैक्शन हुआ, 4 बार उस रुपये से 4 बार लेन देन हुआ, तो उसका जो है जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन होगा, चलन वेग होगा, वो 4 होगा। 3 हाथों में गया तो उसका चलन वेग 3 होगा। 10 हाथों में गया तो उसका चलन वेग 10 हो गया। यानी कितने हाथों में वो जाता है, एक निश्चित समय में कितने हाथों में वो जाता है, उसी क्या कहते हैं? चलन वेग कहते हैं। बात क्लियर हुई? नहीं, रुपया है आपके पर्स में, आपके बटुए में रुपया रहता है तो क्या वो सदा के लिए स्थिर रहता है? नहीं रहता है। आप जो रुपये दुकानदार को देते हैं, क्या कर रहता है? दुकानदार के पास स्थिर रहता है? नहीं, वो रुपया क्या रहता है? चलता रहता है, चलता रहता है। जो नोट मैं आज दे रहा हूँ किसी को, वो नोट पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गया है ना।
तो उसी को कहते हैं चलन वेग। ठीक है, तो 3000 रुपये ये टोटल क्वांटिटी है, चलन में इतना रुपया है। तो केवल अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में केवल रुपया है, स्टॉक है, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। वो रुपया क्या होना चाहिए? चलन में होना चाहिए, चलना चाहिए। इसीलिए ना चलन में 3000 रुपया है ना। ठीक है, तो चलन में है, इसका मतलब ये चलेगा। चलेगा तो इसकी क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी होगी, चलन वेग होगा। मान लीजिए कि ये 3000 रुपया जो है, मान लीजिए कि इसका वेग, वेलोसिटी जो है, मान लीजिए 4 हाथों में जाता है, 4 बार इसका ट्रांजैक्शन होता है ना। 4 बार जो है इसका ट्रांजैक्शन होता है, तो इसको वेलोसिटी को हम 4 बार नहीं 3 बार मान लीजिए, या 4 ही बार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 4 बार 3 बार 5 बार, है ना। यहाँ पर हम 4 बार मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका 3000 रुपया 4 बार जो है, जब ये क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन इसका हो रहा है, इसका मतलब है कि जो मनी की सप्लाई है ये 4 बार कर रहा है 3000। इसका मतलब जो मनी सप्लाई होगा MB, ये कितना हो जाएगा? 3000 गुणते 4, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,000। अर्थव्यवस्था में कुल 3000 रुपये है। जैसे देखिए यहाँ पे आप समझिए तब उसको समझ लेंगे। 10 रुपये है। सप्लाई का मतलब क्या होता है? पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति। पूर्ति का मतलब क्या है? जैसे 10 रुपये की वस्तु है ना। 10 रुपये का मान लीजिए पेन है, कलम है, 10 रुपये का। तो 10 रुपये का पेन है, एक वस्तु है जिसकी कीमत 10 रुपये है। तो एक वस्तु है 10 रुपये की, तो 10 एक का 10, यानी डिमांड कितने की है? मुद्रा की मांग कितने की है? 10 रुपये के बराबर है। 10 रुपये की डिमांड है मुद्रा की। तो यदि हम 10 रुपये उसको देते हैं, दुकानदार से 10 रुपये देकर उसको लेते हैं, तो इसका मतलब जो 10 रुपये हम दे पा रहे हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम दे पा रहे हैं, वो क्या है? वो मुद्रा पूर्ति है। मुद्रा की पूर्ति, जो मांग है, मुद्रा की जो मांग की जा रही है, हमने उसको रुपया देकर सामान ले लिया, तो इसका मतलब हमने क्या किया? मुद्रा की पूर्ति हो गई। यही तो मुद्रा की पूर्ति है। तो एक बार जो है एक हाथ में गया, हमारे हाथ से फुल्की वाले के हाथ गया, तो एक बार जो है मनी सप्लाई हुई, क्योंकि इसने डिमांड किया 10 रुपये, तो हमने इसको दिया, तो एक बार सप्लाई हुई। फिर इसने जो है कि सब्जी वाले को दिया, तो जब सब्जी वाले को दिया तो इसका मतलब सब्जी 10 रुपये का इसने लिया होगा, तो 10 रुपये का वहाँ भी मुद्रा का मांग हुआ, डिमांड हुआ, तो इसने 10 रुपये दे के क्या किया? उसका सप्लाई किया, मुद्रा का सप्लाई किया, पूर्ति किया। फिर इसने जो है इसको दिया, है ना। सब्जी वाला जो है किराने वाले को दिया, राशन वाले को दिया, तो फिर 10 का सप्लाई हुआ। तो इस प्रकार से जब 4 बार यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, यानी 4 बार, मतलब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन 4, 10 रुपया। तो पूर्ति कितनी बार हुई? 4 बार हुई 10 की। तो कितना मनी सप्लाई कितना हो गया? 10 चौक 40 रुपया हो गया। मुद्रा की पूर्ति कितनी हुई? है 10 का ही नोट 10 का ही है, 40 नहीं हुआ। लेकिन मुद्रा की जो सप्लाई है, मुद्रा की जो पूर्ति कर रहा है, वो 4 बार कर रहा है, इसलिए मुद्रा की सप्लाई कितनी हो गई? 40 रुपये हो गई। क्लियर? वैसे मुद्रा की मात्रा तो 3000 है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी, सर्कुलेशन ऑफ वेलोसिटी है, जो मुद्रा का जो चलन वेग है वह 4 है। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे MB, जो 4 से हम मल्टीप्लाई जब करेंगे, गुणा करेंगे, जो MB आएगा हमारा, यही क्या होगा? यही मुद्रा की पूर्ति होगी। अब देखिए यहाँ पर डिमांड कितना हुआ? 12,000 रुपये। पूर्ति कितनी हुई? 12,000 रुपये। MB क्या हो गया? मुद्रा की पूर्ति हो गई। ठीक है, मुद्रा की क्या हो गई? पूर्ति हो गई। और मांग और पूर्ति क्या है? बराबर है। जितनी डिमांड की जा रही है उतनी सप्लाई, या जितनी सप्लाई उतना डिमांड, है ना। मांग और पूर्ति क्या है? बराबर। मुद्रा की मांग, इसी को बोलते हैं मुद्रा की मांग, मुद्रा, इनके समीकरण में मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के क्या है? बराबर है। तो मुद्रा की मांग क्या है, मुद्रा की पूर्ति क्या है? क्लियर हुआ? समझ में आई बात? मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति क्या है? ठीक है, चलिए। तो इसी समीकरण को आप यहाँ से P का मान निकाल सकते हैं। P बराबर MB बटे, ये पक्षांतर करेंगे T हो जाएगा। गणित में, गणित के नियम के अनुसार जो है, पक्षांतर नियम के अनुसार T इधर चला जाएगा तो बटे में हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप 1/P निकालना चाहते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, T बटे MB हो जाएगा। यहाँ से आप M निकालना चाहते हो
तो यम बराबर क्या हो जाएगा, पी टी बटे वी हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है पी वैल्यू ऑफ मनी, प्राइस लेवल या आप क्वांटिटी ऑफ मनी निकाल सकते हैं इसी सूत्र से। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस सूत्र से आप देखें तो इस सूत्र से यम मुद्रा की मात्रा का पी से कैसा संबंध है, डायरेक्ट है। जो अंश में रहता है वो सीधा संबंध होता है। अंश किसी भी भिन्न का जब अंश बढ़ता है तो पूरा भिन्न का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यम क्या है, अंश में है, तो ऐसी स्थिति में जब ये बढ़ेगा, यम बढ़ेगा तो पी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, और यम घटेगा तो पी भी क्या होगा, ये भी घटेगा प्रत्यक्ष अनुपात में। यही बात आपने परिभाषा में पढ़ी, अभी मैंने आपको पीछे बताया है ना, कि पी के साथ जो है, पी के साथ जो यम का संबंध होता है वो प्रत्यक्ष अनुपातिक होता है। तो ये सूत्र यही बता रहा है कि ये सूत्र क्या बता रहा है, मुद्रा का परिमाण का कीमत स्तर के साथ सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। जबकि यहाँ पे देखिए ये वैल्यू ऑफ मनी का संबंध देखिए यम के साथ कैसा है, उल्टा है, क्योंकि ये हर में है, यहाँ पर यम क्या है, हर में है। तो किसी भी भिन्न का हर जितना बड़ा होता है उसका मान उतना ही छोटा होता है, और जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है मान। तो ये हर में होने का कारण जब ये बढ़ेगा तो ये पूरा मान इसका क्या होता है, 1/p यानी वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, कम हो जाएगा। ये जितना घटेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना घटेगा, उल्टा संबंध। तो वैल्यू ऑफ मनी के साथ उल्टा संबंध और आपका जो है प्राइस लेवल के साथ सीधा संबंध दिखा रहा है ये समीकरण। ठीक, क्लियर। चलिए अब मैं आपको जो है इसमें बताऊंगा कि फिशर ने अपने समीकरण में कुछ संशोधन भी किया, और संशोधन करके जो है एक संशोधित समीकरण दिया जिसका नाम फिशर का संशोधित समीकरण कहते हैं। अब हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के क्लास में नहीं। आज की क्लास में बस इतना ही, फिशर के संशोधित समीकरण और इसका जो है रेखा चित्र के द्वारा जो है व्याख्या हम अगले क्लास में करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।